पढ़ रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास में टॉपिक में आज की चर्चा रखते हैं। ठीक है। अभी मैं आप लोग को इसमें एक राजा जो है 50वां राजा, ठीक है, 50वें राजा के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम उपेंद्र शाह है। 50वां राजा कौन है? उपेंद्र शाह। तो बिकेट की जो सूची है, बिकेट की जो सूची है, उस बिकेट की सूची के अनुसार जो है हम लोग बात कर रहे थे 60 राजाओं में से। 60 राजाओं में से जो 49वां राजा था उसका नाम था फतेहपति शाह। फतेहपति शाह। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था। फतेहपति शाह जो है यह आपका अल्पवयस्क एक बालक है और आप सब जानते हो कि ये फतेहपति शाह जो है किसका पोता है? पृथ्वीपति शाह का पोता है। और आप सब जानते हो कि पृथ्वीपति शाह ने इसको अल्प आयु में ही क्या घोषित कर दिया था? राजा घोषित कर दिया था। और जब आपका फतेहपति शाह की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी ये अल्पायु का ही होता है, अल्पायु का ही बालक होता है। और ऐसी स्थिति में इसका जो संरक्षक की भूमिका के रूप में काम करती है वो कौन है? हाँ, राजमाता कटौची। राजमाता कटौची जो है संरक्षण की भूमिका में काम करती है। कई मुगलकालीन राजा, कई चंद्रवंशीय राजा इसके शासनकाल के समय में आपका सत्ता पर बैठे हैं। ठीक है ना, ऐसा भी कल मैंने आपको समझाया। जिनमें से औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, बाज बहादुर चंद, ऐसे नामों का उल्लेख मैंने कल किया होगा। मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि किसी भी व्यक्ति के शासन व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण में, मजबूती में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सेनापति की। और इसका एक प्रमुख सेनापति था जिसका नाम क्या था? हाँ, पुरिया नैथानी। कल मैंने ये भी समझाया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि पुरिया नैथानी को ही गढ़वाल का चाणक्य जैसे उपनामों से, साथ ही साथ में आपका गढ़वाल का नाना फडणवीस जैसे नामों से संबोधित किया गया। और ये नाम जो है किसने दे रखे हैं? भक्त दर्शन ने। तो इसको भी मैंने आपको समझाया होगा। साथ ही साथ में मैंने आपको बताया होगा कि एक युद्ध हुआ था, भंगाड़ी का युद्ध। भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। भंगाड़ी जगह कहाँ पड़ती है? हाँ, हिमाचल प्रदेश में पोंटा के पास पड़ती है। और भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बहुत बढ़िया, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच। इसी प्रकार से फतेह शाह की जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो काफी सुदृढ़ थी। क्षेत्र का विस्तार इसमें देखने को मिला। कुमाऊं के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया। और चंद राजा ने भी आपका श्रीनगर पर आक्रमण किया, ऐसी मैंने आपको जानकारी दी। वो चंद राजा कौन था जिसने श्रीनगर पर आक्रमण किया था? जगत चंद। क्या नाम था उसका? जगत चंद। आज हम बात करते हैं फतेहपति शाह के बाद अगला राजा, जो 50वां राजा है उसके बारे में। 50वां जो राजा है वो है आपका उपेंद्र शाह। क्या नाम है उसका? उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह सत्ता पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है। और ये फतेह शाह का जो है पुत्र है। फतेह शाह का क्या है? पुत्र है। तो फतेह शाह के पुत्र के तौर पर यह गद्दी पर बैठता है। 716 ईस्वी में यह 1716 सॉरी 1716 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है। अल्पायु, क्या कहते हैं, आपका फतेह शाह का पुत्र है उपेंद्र शाह। गद्दी पर बैठने पर यह परमार राजवंश के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सबसे अल्पकाल तक के लिए राजा बना। अल्पकाल तक के लिए, अल्पकाल माने बहुत कम समय तक के लिए राजा बना, केवल 9 से आपका 10 माह तक के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई विराट की सूची के अनुसार कौन सा राजा सबसे कम समय तक सत्ता पर आसीन हुआ, तो वो क्या है? उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह कौन से क्रम का राजा है? 50वें क्रम का राजा है। ये मैंने आपको जानकारी दी। और इसकी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि उपेंद्र शाह जो है वो आपका दीपावली के दिन मरा था। किस दिन मरा था? दीपावली के दिन मरा था। तो ये भी जानकारी रखेंगे कि ऐसा कौन सा राजा था जो आपका हिंदू त्योहार दीपावली के दिन मरा, तो उसका नाम क्या है? उपेंद्र शाह। तो अगर देखते हैं तो 3 पॉइंट बड़े इंपोर्टेंट आए कि ये फतेह शाह पति का पुत्र है। उपेंद्र शाह 50वां राजा है, सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठने वाला राजा। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है कि सबसे कम समय तक आपका गद्दी पर बैठने वाला राजा कौन है? तो वो कौन है? आपका उपेंद्र शाह। और सबसे इंपोर्टेंट जानकारी दूसरी है कि जिसकी मृत्यु जो है वो कब होती है? दीपावली के दिन होती है। अब एक इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण राजा का क्रम 51वें राजा के रूप में जुड़ेगा। थोड़ा सा लंबे टाइम ड्यूरेशन तक इसका शासन भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम है प्रदीप शाह। जिसका नाम क्या है? प्रदीप शाह। प्रदीप शाह, प्रदीप शाह से मिले दानपत्र के आधार पर हमें इसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके पिता का नाम दिलीप शाह था। इसके पिता का नाम क्या था? दिलीप शाह। तो प्रदीप शाह के जो पिता थे उनका नाम था दिलीप शाह। आपका दिलीप शाह इनके पिता का नाम था। दिलीप शाह इनके
पिता का नाम था। ठीक है, ये जानकारी आप लोग रखेंगे। तो प्रदीप शाह के जो पिता हैं उनका नाम दिलीप शाह था, और इनकी जो संरक्षिका बनी वो कनकदेई बनी। कौन बनी संरक्षिका? कनकदेई। संरक्षिका जो बनी वो आपका बनी कनकदेई। कनकदेई ने संरक्षिका की भूमिका निभाई है। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रदीप शाह है इसके पिता का नाम दलीप शाह था, इसकी जो संरक्षिका बनी है उसका नाम क्या था? कनकदेई था। इसके समय में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। पहला हुआ आपका प्लासी का युद्ध, दूसरा हुआ बक्सर का युद्ध, और तीसरा हुआ पानीपत का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। ये तीनों युद्ध जो है उस समय गढ़वाल में परमार राजवंश का शासक कौन था? प्रदीप शाह। कौन था आपका? प्रदीप शाह। तो इसके समय में 3 महत्वपूर्ण युद्ध देखने को मिले। सबसे पहले आप लोग को ध्यान में रखना है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध आप सब जानते हो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी के युद्ध ने यह तय कर दिया कि बंगाल में शासन कौन करेगा। ऐसा मैंने इतिहास पढ़ाते समय आप लोगों को समझाया होगा उसकी गहराइयों से। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ वो आपका 1757 में। अगला जो युद्ध हुआ था वो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। 1764 के बक्सर के युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत में शासन कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे, ये बात तय हो गई थी। और पानीपत का तृतीय जो युद्ध है वो भी आपका इसी के शासनकाल में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो हुआ था आपका कब? 1761 में। 1700 कब हुआ था? 61 में। तो तीनों ही पॉइंट को इतिहास के पन्नों के तौर पर भी याद रखना है, वैसे भी याद रखना है। तो तीनों युद्ध इसी के समय हुए। प्रदीप प्रदीप शाह के शासनकाल में प्रारंभ में सत्ता जो है वो डोभालों के हाथों में थी। अर्थात प्रदीप शाह जब सत्ता पर बैठता है तो सत्ता पर डोभाल मंत्री थे। डोभाल क्या थे? मंत्री। उसमें जो डोभाल थे वो मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो भैया मंत्री के हाथों में सत्ता की पूरी बागडोर होती है। आज भी कैबिनेट मंत्रालय जैसे वर्कआउट करता है उसी के आधार पर पूरे देश की व्यवस्थाएं, शासन पद्धतियां या अन्य चीजें संचालित होती हैं। तो उस समय भी आपका जो डोभाल थे वो मंत्री के रूप में काम करते थे। बाद में इनका पतन कर सत्ता खंडूरियों के हाथों में चले गई। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? आंतरिक विद्रोह देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? आंतरिक विद्रोह। प्रदीप शाह के शासन बनने पर सत्ता डोभाल जो मंत्री थे उनके हाथों में थी। इनका संघर्ष हुआ उसी दरबार में रहने वाले खंडूरियों से। तो सत्ता जो है किसके हाथों में चले गई? मंत्री पद की जो सत्ता है वो खंडूरियों के हाथों में चले गई। प्रदीप शाह का शासनकाल हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति में एक दरबारी षड्यंत्रों से घिरा हुआ है। दरबारी जो षड्यंत्र हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दरबारी षड्यंत्रों से घिरा हुआ शासनकाल हमें देखने को मिल रहा है। यहां तक की बातें मैंने आपको बताई। प्रदीप शाह के समय में दरबारी आपका षड्यंत्रों में 5 भाई कठेतों का नाम भी आता है, जिसमें प्रमुख नाम है सरदार सिंह कठेत। तो एक नाम और मैंने इसी में जोड़ता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक नाम और देखा दरबारी षड्यंत्र में, एक नाम और इसमें मैं इंक्लूड करने जा रहा हूं, और वो जो नाम है वो कौन है? कटैत। कौन है आपका? कटैत। जो कटैत है वो भी 5 भाई के रूप में है। 5 भाई कटैतों के नाम से जाने जाते हैं। ये 5 भाई कटैतों के नाम से जाने जाते हैं। कटैतों के नाम से 5 भाइयों का ग्रुप है ये। 5 आपका जो भाई है उनका ग्रुप है। तो 5 भाई कटैतों के नाम से जाने जाते हैं, और ये भी षड्यंत्र में आपका लिपिबद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है कि इन 5 भाइयों का, कठेतों का वंश राजमाता कनकदेई के सहयोगियों ने आपका पंच भैया खाल पौड़ी में किया। तो इन भाई कटेतों का वध जो है राजमाता कनकदेई के सहयोगियों ने। तो राजमाता कनकदेई कौन है? संरक्षिका है। तो राजमाता जो कनकदेई आपका संरक्षिका है, उनने इन 5 भाई कटेतों का वध जो है वह आपका कनकदेई के सहयोग से आपका कहां हुआ था? पंच भैया खाल। ये जगह कहां पड़ती है? पौड़ी में। पंच भैया आपका खाल, पंच भैया खाल। तो पंच भैया खाल में आपका इनका क्या कहते हैं, इनको इनकी हत्या करी थी या इनको मारा था, वध किया था। और सहयोगी किसके थे? कनकदेई के सहयोगी थे, और 5 डकैतों को मारा था। तो इस प्रकार से प्रदीप शाह के शासन काल में हम लोग षड्यंत्रों के विचार पर बात कर रहे हैं कि षड्यंत्र की रूपरेखा देखने को मिल रही है। रोहिला आक्रमण। रोहिला आक्रमण के बारे में बात की जाए तो अली मोहम्मद उस समय था। अली मोहम्मद के नेतृत्व में 1743 ईस्वी में कुमाऊं पर हुआ। उस समय गढ़वाल का शासक प्रदीप शाह था। अर्थात रोहिलाओं का भी आक्रमण हुआ। रोहिलाओं के आक्रमण में आक्रमण करने वाला जो था वो अली मोहम्मद है। अली मोहम्मद जो है वह जब आक्रमण करता है तो उस समय आपका गढ़वाल का शासक प्रदीप शाह है।
कल्याण चंद के मदद मांगने पर प्रदीप शाह ने सहायता भी करी। कल्याण चंद व प्रदीप शाह की संयुक्त सेनाओं ने रोहिल्लाओं पर आक्रमण किया, परंतु रोहिल्लाओं की सेना जीत गई। अब यहां पर एक बात बड़ी इंटरेस्टेड है कि प्रदीप शाह का जो शासनकाल है, जो मैंने अभी आपको समझाया, उस डायग्राम को अगर समझते हैं तो प्रदीप शाह के शासनकाल में रोहिलाओं का आक्रमण हुआ है। रोहिलाओं में अली मोहम्मद जो है वो आपका महती भूमिका निभा रहा है। तो रोहिला आक्रमण भी हुए। रोहिला आक्रमण किसके समय में हुए, अगर प्रश्न पूछता है तो किसके समय में, प्रदीप शाह के। तो रोहिला आक्रमण जब हुए तो प्रदीप शाह जो है ना केवल गढ़वाल बल्कि कुमाऊं पर भी रोहिलाओं के आक्रमण का इफेक्ट है। इसी के कारण से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ने मिलकर के आपका कुमाऊं में कल्याण चंद, अभी मैंने आपको नाम बताया था, क्या नाम बताया था, कल्याण चंद। तो कुमाऊं में कल्याण चंद जो है उसने मिलकर के, इन दोनों ने मिलकर के आपसी सहयोग के माध्यम से रोहिलाओं पर आक्रमण किया। पर लेकिन परिणाम क्या हुआ, फिर भी रोहिला क्या हो गए, आपका जीत गए। रोहिला फिर भी क्या हो गए, जीत गए। और आक्रमण किया परंतु रोहिला की सेना जीत गई और तत्पश्चात एक संधि हुई। रोहिलाओं के साथ संधि के तहत कल्याण चंद ने 3 लाख रुपए की मांग की, परंतु कल्याण चंद के पास यह राशि नहीं थी, जिस कारण प्रदीप शाह ने मदद करी। अब यहां पर एक बात यह आ रही है कि रोहिला जब जीत गए तो सीधी सी बात है, सेना जीत गई है, तो जो कुमाऊं का राजा कल्याण चंद है वो पराजित हो गया है। गढ़वाल का प्रदीप शाह के सहयोग के बाद भी पराजित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब जो रोहिला लोग हैं वो एक प्रकार से संधि कर रहे हैं, ट्रीटी कर रहे हैं, और संधि के अनुसार ये कह रहे हैं कि आप हमें कितने लाख रुपए दोगे, 3 लाख रुपए दोगे। अब हैरानी की बात यह है कि इसके पास 3 लाख रुपए नहीं है, तो ये 3 लाख रुपए की मदद किससे लेगा, प्रदीप शाह से लेगा। किससे लेगा, प्रदीप शाह से। तो यहां पर हमें कुमाऊं और गढ़वाल के बीच एक आपसी मजबूत संबंध देखने को मिल रहा है। और प्रदीप शाह का शासनकाल चंद व पवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है। चंद और पवार वंश की मित्रता के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 लाख रुपए की हेल्प ये कर रहा है, और इस तरह से एक मित्रता का रूप यहां पर देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा कि आपका चंद और गढ़वाल के बीच में मित्रता का संबंध हमें देखने को मिला, और वो किन राजाओं के बीच का संबंध है, तो आप बोलोगे कल्याण चंद और प्रदीप शाह। यहां तक की बातें सभी को समझ में आ गई होगी। प्रदीप शाह का बाद में रोहिला सरदार नजीब खां आया, दून पर आक्रमण किया। दून पर नजीब खां ने अधिकार भी कर लिया। तो रोहिला देख रहे हैं ना, कोई साधारण नहीं है, बल्कि एक मजबूत कड़ी के रूप में दिख रहा है। तो अब मैंने एक रोहिला के आक्रमण को बताया, उसके बारे में समझाया, जिसमें अली मोहम्मद का नाम जुड़ता हुआ दिखाई दिया। अब एक नया नाम रोहिलाओं के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा दूसरा, जिसका नाम क्या, नजीब खां। नजीब खां है। अब नजीब खां की एंट्री हो रही है। अब लेकिन ये गढ़वाल पर आक्रमण कर रहा है नजीब खां, और आक्रमण करने पर इसने दून के क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां पर भी विजय प्राप्त करी। उस समय प्रदीप शाह का दीवान रघुपति आपका चौथा था। प्रदीप शाह का सेनापति चंद्रमणि डगवाल था। प्रदीप शाह का बक्सी विद्याधर डोभाल था, और प्रदीप शाह का दरबारी कवि जो था वो मेधाकर शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदीप शाह का दरबारी कवि कौन था, तो प्रदीप शाह का दरबारी कवि कौन है, मेघाकर शर्मा। प्रदीप शाह ने मोलाराम तोमर चित्रकार को संरक्षण भी प्रदान किया। प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटा करके धामूवाला एक जगह पड़ती है वहां स्थापित करी। तो इस तरह से अभी मैंने आपको एक राजा के बारे में क्लियरिटी के साथ समझाने का प्रयास किया, उसको बताया, ठीक है, प्रदीप शाह। तो 51वें राजा के क्रम में प्रदीप शाह बैठा है, और इसके बाद एक नया राजा सत्ता पर बैठेगा जो 52वें राजा के रूप में जाना जाएगा, जिसका नाम क्या है, प्रदीप शाह, सॉरी ललित शाह। उसका नाम क्या होगा, ललित शाह।